वेलकम, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। दिनांक 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर। तो आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए है, जो बिल्कुल स्पेसिफिक है, प्रिसाइज है और आपके समय की बचत करने वाले हैं। तो रेगुलरली आप हमारे इन वीडियोज़ को देखते रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस मुहिम का लाभ लोगों को मिल सके। इसके अलावा इसके पीडीएफ जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है आर एस जंक्शन, और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की पहले प्रश्न के साथ में, जो कि इस महीने का 81वां प्रश्न है। तो हाल ही में राजस्थान में एक पक्षी को खोजा गया है और इसका नाम है पफ थ्रोटेड बैबलर। और जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध राजस्थान में एक और नए पक्षी का नाम जुड़ गया है, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। तो उदयपुर में स्थित एक हमारा जो अभ्यारण्य है, वहां पर जो है इसका पता चला है। तो इसका नाम है पफ थ्रोटेड बैबलर। वैज्ञानिक नाम है इसका है पेलोर्नियस रूफिसेप्स। देखिए, इसे फुलवारी की नाल जो हमारा अभ्यारण्य है, उसके गामड़ा की नाल नामक स्थान पर खोजा गया है। और इसकी खोज की है हमारे टाइगर वॉच के फील्ड बायोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल, दक्षिण राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहे वैज्ञानिक सतीश शर्मा और हरकीरत सिंह संघा ने। तो इन तीनों ने मिलकर के और इस पफ थ्रोडेड बैबलर जो हमारा पक्षी है, उसको उदयपुर के फुलवारी के नाल अभ्यारण्य में खोजा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, तो आपको सभी को याद करना है। ये जो पक्षी है, इसकी चोंच और पैर पर एक लालिमा लिया हुआ हल्का गुलाबी रंग होता है। सिर का रंग हल्का चॉकलेटी है, पीठ का रंग हल्का काला है, गला एकदम सफेद है और छाती जो इसकी है उस पर टूटती हुई गहरी धारियां देखने को मिलती है। आंख के ऊपर सफेद रंग की धारी काली लंबी होकर पीछे गर्दन तक फैली है। ये पक्षी ज्यादातर पत्तियों के झुरमुट में भूमि पर पड़े जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाता है। और ऐसी एक प्रजाति गुजरात के विजयनगर में भी मिली है। ये वैसे जो नॉर्मली अगर हम इस पक्षी की बात करें, तो बैबलर प्रजाति कहाँ मिलती है? भारत के सतपुड़ा, बिहार, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियों और केरल के पलक्कड़ जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये है वो पक्षी जो आप देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी है बैबलर प्रजाति का। तो पफ थ्रोटेड बैबलर नामक पक्षी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में मिला है, इसका आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो है एक नए मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है सुखजित मेगा फूड पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। तो पंजाब के कपूरथला में जो फगवाड़ा है, वहां पर सुखजित मेगा फूड पार्क जो है इसका वर्चुअल शुभारंभ किया गया। अभी तक सरकार द्वारा जो है पूरे देश भर में 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए हैं, और ये जो था ये 21वां मेगा फूड पार्क था जो शुरू हुआ। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एकमात्र मेगा फूड पार्क अजमेर में है, मैसर्स ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। क्या नाम है? मैसर्स ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो कि हमारे अजमेर जिले में स्थित है। मेगा फूड पार्क का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, मेगा फूड पार्क बड़े स्तर पर किसानों को जो प्रसंस्करण सुविधा है वो प्रदान करता है, ताकि उनकी फसलों का एक तो अधिकतम मूल्य मिले, बर्बादी कम हो, किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार लोगों को मिल सके। और मेगा फूड पार्क के अंतर्गत चूंकि एक योजना शुरू की गई थी पहले संपदा नाम से, ठीक है, और बाद में उसको 2018 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बना दिया। तो जो किसानों की जो संपदा है, संपदा क्या है? उनकी फसल। तो उस संपदा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसे प्रसंस्करित करने, उसकी वैल्यू एडेड उसको बनाने और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्र, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं, जिनको प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र कहा जाता है। और अंत में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जैसे कि यहाँ पर फगवाड़ा में जो शुरू की गई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। और बहुत से कोल्ड स्टोरेज और बहुत सी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट इसमें जुड़ी होती है, और ये सारे के सारे मिलकर के एक साथ इस मेगा फूड पार्क को बनाते हैं। मेगा फूड पार्क का निर्माण करने के लिए एक विशेष प्रयोजन उपाय, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाता है, जो इसको फंडिंग करता है, ठीक है। और वहां से जो है ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं। तो पूरा मॉडल इसका है जो आपको बताएगा कि ग्रामीण एरिया में जो हमारे फार्मर ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं,
उनसे कलेक्शन सेंटर के माध्यम से वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है। वहां से उनको मध्य में स्थित एक प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पे भेजा जाता है और ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर इस माल को मेगा फूड पार्क्स को ट्रांसफर कर देते हैं। मेगा फूड पार्क्स, अब देखो क्या क्या एक्टिविटीज होती है। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पे प्री कूलिंग का काम होता है, जैसे दूध अगर इकट्ठा किया, ग्रेडिंग करना, पल्पिंग करना, शॉर्ट करना, उनको वैक्सिंग करना, उनकी नॉर्मल पैकिंग करना, ठीक है। सीपीसी में क्या होता है, सीपीसी में पल्पिंग, अच्छी वाली पैकिंग करना, कोल्ड स्टोर करना, लॉजिस्टिक सेंटर्स तक उनको भेजना, ये सारे काम होते हैं। अब इनमें से दो चीजें, एक तो फ्रेश प्रोडक्ट, वो तो डोमेस्टिक रूप से यूज होते हैं, और एक जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं उनको या तो एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर डोमेस्टिक सेल के लिए जो हमारी रिटेल चेन्स है वहां पर इनको भेजा जाता है। तो यह है मेगा फूड पार्क का एक पूरा का पूरा मॉडल जो आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल कितनी तहसीलों को संवत 2077 के लिए सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? दोस्तों कम पानी होने की वजह, बारिश कम होने की वजह से संवत 2077 जो अभी चल रहा है, हमारा जो खरीफ की फसल का है, ये संवत के हिसाब से काम करता है, ठीक है। हमारा वर्ष इस साल 2020 है, लेकिन संवत जो है थोड़ा सा आगे चलता है, 57 साल के करीब। तो 2077 में खरीफ जो है उसमें कुल 25 तहसीलों को गंभीर या मध्यम रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो एक एक्ट हमारा है राजस्थान में जिसको बोलते हैं राजस्थान अफेक्टेड एरियाज सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्ट 1952। इस एक्ट के तहत 6 जिले हैं जिनकी 13 तहसीलों को गंभीर और 12 तहसीलों को मध्यम घोषित किया गया है सूखाग्रस्त, ठीक है। तो किस आधार पर? इसको सतही जल और भूजल उपलब्धता में कमी, वर्षा में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति और रिमोट सेंसिंग की सूचनाओं के आधार पर यह घोषित किया जाता है। तो इनमें से आप देख सकते हैं बाड़मेर जिले की शिव और गडरा रोड तहसील, बीकानेर के लूणकरणसर और पुंगल, झालावाड़ की असनावर, गंगधार, सुनेल, पिड़ावा, डग, रायपुर एवं पचपहाड़, पाली की पाली तहसील और प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, ये तो है गंभीर सूखाग्रस्त। जबकि कुछ और जो है जैसे कि बाड़मेर की रामसर और चौटन, बीकानेर की बीकानेर, नोखा, कोलायत, छतरगढ़ एवं श्रीडूंगरगढ़, जैसलमेर की फतेहगढ़, पोखरण, भडियाणा और झालावाड़ की बकानी तथा पाली की सुमेरपुर, इनको मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो इनके लिए अलग से राहत कार्य जो है राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। लगातार क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा जलवायु संबंधित कार्रवाई, जो क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस है, उनको दिखाने के लिए इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो है शुरू किया गया है और कुल 8 घटक इसके रखे गए हैं जिन 8 अलग अलग बिंदुओं पर यह जानकारी प्रदान करता है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की वर्तमान स्थिति क्या है, हमारा क्लाइमेट प्रोफाइल क्या है, हम अडेप्टेशन कैसे कर रहे हैं, मिटिगेशन कैसे कर रहे हैं, सभी चीजों को दर्शाने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा जलवायु संबंधित कार्रवाई से जुड़ा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल शुरू किया गया है और इस पोर्टल से हमारे जितने भी मंत्रालय हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उन्होंने योजनाएं चलाई है, जिनसे हमने लोगों को एक बेहतर सस्टेनेबल लाइफ देने का काम किया है, उन सभी को दर्शाता है। तो इससे क्या होगा, नागरिकों के बीच सरकार द्वारा की जाने वाली समस्याएं जो है उनको संबोधित करने के तरीके, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। जो 8 घटक इसके हैं उनमें भारत का क्लाइमेट प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क, जो हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो, भारत का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो भी हमने निर्धारित किया है कि हमें कितना 30 से 35% तक जो 2030 तक कम करना है हमारा ग्रीन हाउस एमिशन को, और अनुकूलन संबंधी कार्रवाई, अडेप्टेशन हम क्या कर रहे हैं, मिटिगेशन हम क्या कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। अडेप्टेशन में आप क्या करते हो, कुछ ऐसी तकनीकों को अपनाते हो ताकि प्रदूषण फैले ही ना या फिर पर्यावरण को नुकसान ही नहीं पहुंचे, जैसे कि जैविक खेती। तो जैविक खेती क्या करती है, अडेप्टेशन है। मिटिगेशन में क्या होता है, आप जब गंदगी फैल गई उसको समेटते हो, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या कर रहा है, फैली हुई गंदगी जो है उसको साफ करने का काम कर रहा है। तो ये काम मिटिगेशन में आप क्या करते हो, अनुकूलित कार्रवाई करते हो जिसमें आप चीजों को होने ही नहीं देते, और मिटिगेशन में आप क्या करते हो, होने के बाद उनको साफ करने का काम करते हो। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग जो हमने देशों के साथ किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता जो COPs होती हैं और रिपोर्ट्स, इन सभी चीजों को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा देखने को ये मिलेगा आपको क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, जिसमें आपको अलग अलग तरह के सोर्सेज है, 8 जो नॉलेज रिसोर्सेज है उन पर इसको जानकारी मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत 2004 से 2015 के बीच नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने वाले देशों में कौन से स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर।
तो लगातार भारत ने जो है एफडीआई प्राप्त किया है और चौथे स्थान पर अब रहे हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में विलय और अधिग्रहण करने में भी भारत 8वें स्थान पर रहा है, मतलब दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ विलय करने, अधिग्रहित करने में। तो एक रिपोर्ट आई है, एशियाई विकास बैंक की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन इंडिया, एशिया एंड पैसिफिक। तो इसमें जो है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2004-15 में भारत को 2004 से लेकर 2015 के 10 सालों में भारत को 8004 नई एफडीआई परियोजनाएं मिली है और विलय और अधिग्रहण हुए हैं लगभग 5000 के करीब। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे ब्रिटेन है। चलिए मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना। देखो दोस्तों, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, दो देश हमारे एंटिटी है, पहला देश और दूसरा देश। इस देश में कोई कंपनी स्थित है जो यहाँ पर उत्पन्न हुई, यहाँ पर काम करती है, उसका कारोबार यहाँ है, और वो क्या करती है, यहाँ से इस दूसरे देश में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है किसी अन्य कंपनी में। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि फेसबुक जो है उसके द्वारा हमारे यहाँ पर टाटा के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया गया, या रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया। ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत इस कंपनी को, इस कंपनी में प्रबंधन के अधिकार भी मिलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इसके शेयर खरीदता है। तो इसके जो कौन से वाले शेयर जिनकी हम बात करें, वो कौन से शेयर हैं, वो वे शेयर हैं जो इसको कंपनी में प्रबंधन में हिस्सेदारी प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एफडीआई। सीधा सीधा आप क्या करता है, एक देश जो है दूसरे देश में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है, एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है। ये एक दीर्घकालीन जो है इन्वेस्टमेंट होता है, अर्थात लंबे समय तक होता है, क्योंकि इसमें आप ऐसे तुरंत ही पैसा निकालना, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप क्या करते हो, एक देश की कंपनी दूसरे देश के शेयर मार्केट के अंदर जो है पैसा लगाती है, तो पोर्टफोलियो में पैसा लगाती है। कौन से देशों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, जो देश ज्यादा अच्छी ब्याज दर देते हैं या जो इनकम पर कम टैक्स लगाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए भारत ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो कोई भी बाहर वाली कंपनी यहाँ पर हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाएगी, और अगर टैक्सेस भारत के कम है तो इसको कम टैक्स देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी और यूज करेगी। लेकिन ये कम अवधि का होता है, कई बार कंपनियां तुरंत जो है यहाँ से पैसा निकाल भी सकती है एफपीआई में। एफआईआई एक नई टर्म है जो केवल भारत और चीन जैसे देशों के लिए संदर्भित है। तो एफआईआई में क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत से कुछ निर्धारित क्षेत्र हैं जिनमें, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, बहुत से ट्रस्ट जो होते हैं उनमें, हमारे बैंक्स में, ठीक है, एंडोमेंट फंड्स होते हैं हमारे, बीमा नियामक क्षेत्र होता है, इन सभी चीजों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। इस पर सरकार की एक लिमिट होती है कि आप इतना % ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब इसमें जो है प्रबंधन अधिकार नहीं मिलते। इन्वेस्टमेंट तो इन फंड्स में ही होता है, लेकिन प्रबंधन अधिकार इनको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पैसा तो इनफ्लो होता है, लेकिन प्रबंधन दूसरे देशों के पास नहीं जा पाता। तो देश की इकोनॉमी में तो लाभ मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रबंधन भी हमारे पास ही बना रहता है। तो ये 3 टर्म्स है, एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी थी, जिसके बारे में मैंने बता भी दिया। चलिए, तो ये थी आज की हमारी कक्षा जिस पर हमने चर्चा की। दोस्तों, आपके वैल्यूएबल सजेशंस आने चाहिए, आपके कमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको हमारी कक्षाएं कैसी लग रही है। मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है कि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में क्लियर करूं, ताकि आपको अलग से उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम अपने कोर्स को भी कवर कर सकें, यही मेरा प्रयास यहाँ पर रहता है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना छोटा सा योगदान करें। हमारी पीडीएफ्स को जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज भी करने की कोशिश करें, क्योंकि एप्लीकेशन आप पर ही डिपेंडेबल है और ये सब कुछ मिल पा रहा है तो वो इसीलिए है क्योंकि फाइनेंशियली इसमें बहुत सी हेल्प चाहिए होती है। तो हम वैसे तो हर चीज़ को बहुत ही कम दामों पर रखने की कोशिश करते हैं, और आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही कोर्सेज मिलते रहेंगे यदि आपका सहयोग बना रहता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।